हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी कर रहे थे, जिसमें कि आज है चैप्टर 6। चैप्टर 5 हम लोग का था हास्यकरण की समझ, और चैप्टर 6 से है हास्यकरण से निपटान। तो चलिए समझते हैं। तो अगर आप लोगों ने हास्यकरण की समझ के बारे में नहीं पढ़ा है तो चैप्टर 5 जाकर पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। पिछले अध्याय में हमने दो अलग अलग समूहों और असमानता व भेदभाव के उनके अनुभवों के बारे में पढ़ा था। ये समूह भले ही कम ताकतवर हो, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व का विरोध किया है, अपनी आवाज़ उठाई है और संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया है। धार्मिक संतावना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शीर्ष शिक्षा और आर्थिक बेहतरी, अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए हैं। संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाएगा, यह हर एक मामले में उन हालात पर निर्भर करता है जिसमें हाशियाई समुदाय रहते हैं। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए हैं। आज़ादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी हैं, हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतों एवं अन्य एशियाई नहीं हसियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का भी सहारा लिया है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि हाशियाई समूह अपने संघर्षों के दौरान संविधान का सहारा किस तरह लेते हैं। हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न समूहों को निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को कानूनों की शक्ल कैसे दी जाती है। यहाँ इस बात पर भी विचार करेंगे कि इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के नीतिगत प्रयास किए गए हैं। चलिए अब जानते हैं मौलिक अधिकारों का उपयोग। जैसा कि आप इस पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इस सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को दिया गया है। तो सब मौलिक अधिकार की भावना एक अनुरूप कानून बनाने पड़े हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों पढ़ने मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और गलत है। लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता का एक दंडनीय अपराध यानी छुआछूत से अगर कोई ऐसे किसी को बोलता है, कुछ कहता है या छुआछूत से किसी को वंचित करता है किसी चीज़ के लिए, तो उसको एक दंडनीय अपराध के रूप में देखा जाएगा। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता के खिलाफ यानी छुआछूत के खिलाफ। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आपको अच्छा साधन भी पढ़ाया जा चुका है। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। तो इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ ही सही बर्ताव नहीं कर रही है, तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। देखिए, यहाँ पर यह कविता है महाराष्ट्र की विख्यात भक्त कवयित्री सोयराबाई द्वारा लिखी गई है। वह 14वीं शताब्दी के जाने माने भक्त कवि चोखा मेला की पत्नी थी। सोयराबाई महार जाति की थी। उस समय यह जाति अछूत मानी जाती थी। क्या कविता लिखा है? काया है दूषित, कहना है उनका, और केवल आत्मा है बेदाग। लेकिन दूषित काया पैदा होती है काया के भीतर ही, और अनुष्ठान वह कौन सा है होती है जिससे शुद्ध काया। ऐसा कोई जीव नहीं पैदा हुआ जो न खून सनी कोख से, यही है उस ईश्वर की महिमा। इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। इस कविता में सोहराबाई शुद्धता की सोच पर उंगली उठाते हुए दलील दे रही हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक ही ढंग से पैदा होता है, इसलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो एक देह को ज़्यादा और दूसरी देह को कम शुद्ध बना सकती हो। संभवतः वे
यह भी कहना चाहती हैं कि जाति व्यवस्था में लोगों को विभिन्न स्थानों, कार्यों, ज्ञान और प्रतिष्ठा से वंचित रखने या लोगों को एक दूसरे से अलग रखने वाला छुआछूत का भाव कम काम के स्वरूप से पैदा नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर से हमारे अपने विचारों, हमारी अपनी मूल मान्यताओं से पैदा होती है। देखिए यहाँ पर सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की जन योजनाएं लागू करती है। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें जो मुमकिन है उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं हो। आगे है आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है। देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों के अपनी अपनी सूचियां हैं। इसी तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जातिगत जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। अगर कोई खास दलित या जाति या जनजाति सरकारी समूह में सूची में है तो उस जाति या जनजाति समूह का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। आपने दोहे तो पढ़े होंगे कबीरदास के। तो चलिए देखिए यहाँ पर है, भाषा की अपनी पुस्तक में आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे। कबीर 15वीं सदी के कवि थे। पेशे से बुनकर कबीर भक्ति परंपरा से जुड़े थे। कबीर की कविता परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित थी। उनका यह प्रेम रस्मों और पंडे पुजारियों के चंगुल से आजाद था। उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना दिखाई देती है। कबीर ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया जो अपनी धार्मिक और जाति पहचानों के लिए लोगों को सांचे में कैद कर देते हैं। उनकी राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है और वे अपने अनुभवों के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। उनके पद सभी मनुष्यों की समानता और श्रम की महत्ता के शक्तिशाली विचारों को सामने लाते हैं। वे एक साधारण कुम्हार बनकर और घड़े में पानी लाती औरत सबके श्रम का सम्मान करते हैं। उनके पदों में श्रम ही समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। उनकी प्रत्यक्ष साहस भरी चुनौती आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात दलित एशियाई समूह और सामाजिक ऊंच नीच से घृणा करने वाले लोग आज भी कबीर के पदों को गाते हैं। अगला यहाँ पर टॉपिक है दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। तो हसियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। आइए यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर जाने की अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों की किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो पढ़ते हैं। जकमालपुर गांव के लोग एक बड़े त्यौहार की तैयारी में जुटे हैं। यहाँ हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव में आसपास के 20 गांवों के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है और धुवन की इस पानी से नहाता है। जकमालपुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं। रत्नम से पहले उसके पिता और दादा यह काम करते रहे हैं। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का था और पास के ही एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने यह रस्म निभाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता और उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। रत्नम ने के इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खफा थे। ऊंची जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता था कि रत्न की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और वह खुद को उनके बराबर मानने लगा है। रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति वाले के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। उनमें से बहुत सारे सवर्णों के खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूर थे। अगर प्रभुत्वशाली जातियां उन्हें काम देना बंद कर दे तो वे
क्या खाएंगे, जिंदगी कैसे चलेगी। ऊंची जातियों ने भी यह ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। रत्नम की दलील यह थी कि चूंकि आज एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया है, इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दें। सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखे। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपनी माँ के साथ जिंदा भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए। वे डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफ़ी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। अंततः विवादास्पद रस्म तो खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन है, क्या आपको ऐसा लगता है कि रत्नम को परंपरागत रस्म निभाने के लिए जिस तरह मजबूर किया जा रहा था वह उसके मौलिक अधिकारों का हनन था? तो हनन तो था ही। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं तो लिखिएगा। दूसरा है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दलित परिवार शक्तिशाली जातियों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे? इसके बारे में लिखिए। तो अब हम लोग जानते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्या है। रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। ये तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई। वे तथाकथित जाति तत्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए थे। सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाया कि छुआछूत अभी भी जारी है। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वाले लोगों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। इसी प्रकार 1970 और 1980 के दशक में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई बल्कि अपनी ज़मीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई। यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक है कि उनके बारे में सोच कर ही दिल दहल जाता है। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सजा भी देते हैं। इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फ़र्क दिया गया है। पहला इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक है, नैतिक रूप से निंदनीय अपमान और के स्वरूपों की सूची दी गई है। इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। दूसरा है एसटी/एससी के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो मानव प्रतिष्ठा
के अनुरूप नहीं है। और इसमें दूसरा है, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चौथा, ST/SC के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर हस्तांतरित करवा दी जाती है तो उसे सजा दी जाएगी। देखिए यहाँ पर एक है, पंडित देखहूँ मन में जानी, कहूँ धौ छूती कहाँ से उपजी, तबही छूती तुम मानी। और एक ही पाट सकल बैठाए, छूती लेत धौ काकी, छूती ही जेवन छूती ही आंचवन, छूती ही जग उपजाया, कहे कबीर ते छूती विवर्जित जाके संग में माया। संदर्भ में इसका कहना है, इस पद में कबीर ने बताया है कि प्राणी के 3 स्थितियां होती हैं, जन्म, जीवन और मरण। तीनों स्थितियों में सभी प्राणी के एक समान रहते हैं और तीनों के मूल में गंदगी है, फिर भी छुआछूत के भेदभाव कैसा। इसका व्याख्या, कबीर कहते हैं कि हे पंडित, मन में भली प्रकार से विचार करके देखो, भला बताओ कि छूत क्या है, कहाँ से उत्पन्न हो गई है। तुमने बिना सोचे समझे छूत नामक एक भावना बना ली है। प्रभु ने एक ही पृथ्वी रूपी पीढ़े पर सभी को समान रूप से बिठा दिया है, फिर तुम किसको छूत कहोगे और किसको अछूत। अन्न और जल जिसका भोजन और पान किया जाता है, गंदगी से ये संयुक्त है, इसी छूत से सभी उत्पन्न है, फिर उनसे कौन बचा है। अतः छुआछूत को भेदभाव निरर्थक है। कबीर कहते हैं, वास्तव में छूत वे सभी लोग परे हैं जिन पर माया का प्रभाव नहीं है। तो कबीर अछूत शब्द को यहाँ एक नया अर्थ देते हैं। उनका दावा है कि अस्पृश्यता की ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति संकुचित और विभाजक विचारों से पूरी तरह मुक्त है। लिहाजा कबीर अस्पृश्यता की सोच को सिर के बल खड़ा करके अछूतों को सबसे निचली अवस्था की बजाय सबसे ऊंची अवस्था में स्थापित कर देते हैं। अब यहाँ पर आगे आता है, आदिवासियों की मांगें और 1989 की अधिनियम। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, अपनी जमीन छोड़ने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून भी जनजाति समुदायों को लेकर, जब समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ है, वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज पर लिख देने का यह मतलब नहीं होता कि वह अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। इन प्रावधानों को अमली जाना पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिशें करनी पड़ती है। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है। यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और संगठनिकता की प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार चैप्टर ख़त्म हो गया है। अभ्यास प्रश्न है, तो वीडियो रोककर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, करना चाहे तो इसको कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।